गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लगा रही थी ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये हाँ मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को? क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा पार्टी? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है? युगल इसे म्यूट कर दे, थोड़ा कम कर दे। क्या आप लोगों को सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? तो बेटा शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कल का टॉपिक बेटा पढ़ के आए हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है आज का हेडिंग। ठीक है। मेरा गला बहुत दुख रहा है, मेरा गला इतना दुख रहा है ना बेटा कि मैं क्या करूं। गला दुखने से मुझे हो रहा है दुख, गला दुख रहा है तो हो रहा है दुख, लेकिन अब क्या करे बेटा, पढ़ा के आपको देना है आपको पढ़ाई का सुख। चलो यस, चलो शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। यस एवरीबॉडी, शुरू करते हैं बेटा। एक बारी क्विक रिवीजन हमने जो कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये क्या है? ओहो, ये तो एक बहुत खास चीज है। चलो ये बाद की बात है, नीचे करते हैं। चलो चलिए जी, यस एवरीवन, शुरू करते हैं बेटा एक बारी पिछली क्लास का क्विक 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 रिवीजन। आई होप, और कल आप लोगों को बहुत मजेदार सेशन लगा था। आप में से कई बच्चों के ये कमेंट थे कि मैम हमें एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है, बहुत कंसेप्चुअल थी और हमें एक एक चीज क्लास में याद हो गई थी। तो इससे ज्यादा अच्छी बात बेटा और कुछ हो भी नहीं सकती है, बहुत बढ़िया बात है। और आज हम बेटा क्या करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले पिछली क्लास के रिवीजन से। तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा जो होती है वो दो जगह से हो रही होती है। एक होती है क्रॉस एल्वियोलाई और एक होती है बेटा आपके टिश्यूज वाले साइड पे, राइट। तो इन दोनों जगह पे आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। हम सबसे पहले बेटा एक डायग्राम बनाए थे और मैं उस डायग्राम को फटाफट से एक बार बना देती हूँ। जैसे ये मैं एल्वियोलाई दिखा देती हूँ, जैसे मैं ये हार्ट के बेटा 4 चेम्बर्स दिखा देती हूँ, और मैं कहती हूँ ये राइट एट्रियम है, मैं कहती हूँ लेफ्ट एट्रियम है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम कहते हैं बेटा यस मैम आज पनिशमेंट से बचकर होमवर्क करके आई हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, होमवर्क जो मॉड्यूल के दिए थे वो करे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करके आए हो तो फिर नो पनिशमेंट, अच्छी बात है ना ये। फिर बेटा हमने कहा था राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है ऑक्सीजन की भीख मांगने के लिए। किसके पास मैम? आपके एल्वियोलाई के पास। इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसे कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। और आगे जब इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बेटा आयोटा, आयोटा के थ्रू सबसे पहली मेन टहनी है आयोटा। आयोटा की ब्रांचेस होती हैं बेटा आर्टरी, और वो वाली आर्टरी जो टिश्यूज के लिए हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं उसे बोला जाता है सिस्टमिक आर्टरी, राइट। और यही बेटा क्या करती है, उस ब्लड को लेके जाती है टिश्यूज के पास। ये सिस्टमिक आर्टरी थी, सिस्टमिक आर्टरी से बनता है सिस्टमिक कैपिलरी, और आगे जाके बेटा यहीं से सिस्टमिक कैपिलरी से आगे जाके आपको दिखेंगे सिस्टमिक वेन्स, और सिस्टमिक वेन्स वीना केवा से मिल जाती है, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा राइट एट्रियम में डंप कर देती है, राइट। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यहां तक बेटा बात आपको समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। फिर बेटा हमने पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने कहा था एयर का अगर तुम्हें मूवमेंट देखना है, किस गैस की मूवमेंट कहां हो रही है, किस दिशा में हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेटा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम ने बताया था बॉडी के अंदर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो या तो मैम 40 होती है या तो 45 होती है, और ऑक्सीजन मैम या तो 104 होगा या तो 95 होगा और या तो मैम 40 होगा।
एटमॉस्फेयर अलग है, बट बॉडी के अंदर मैम यही वाली चीज होगी। यस, ये वाली बात आपको बताई थी मैंने। और जब भी किसी भी गैस का मूवमेंट देखते हो तो वो जहां से मूव करती है वहां पे उसका हाई पार्शियल प्रेशर होता है, जहां को मूव करती है बेटा वहां उसका लो पार्शियल प्रेशर होता है। हाँ या ना बेटा? जहां से मूव करती है वहां हाई पार्शियल प्रेशर, जहां को मूव करती है बेटा वहां लो पार्शियल प्रेशर। यस एवरीबॉडी। तो बेटा मैंने कहा कि एयर का जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था 159 mmHg, 159 से बेटा ऑक्सीजन यहां पे आया, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg। 104 से बेटा पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन आया क्योंकि यहां इसका पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था बेटा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब तुम बात करते हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है मैम, और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 मैम, इसीलिए तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। यस। फिर बेटा हम CO2 की जब मूवमेंट की बात करते हैं तो आपकी CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा पार्शियल प्रेशर होता है 45, वो 45 से मूव करके जाती है एल्वियोलाई में जहां उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40, क्योंकि CO2 बेटा 45 या फिर 40 होती है, ठीक है। और 40 से बेटा वो मूव करके जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। तो बेटा 45 से 40, 40 से 0.3 है ना, और ऑक्सीजन 159 से 104, 104 से 40, राइट। यस। फिर बेटा यहां से जो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी बेटा, जैसे जैसे तुम ऑक्सीजन यहां डिसॉल्व करते जाओगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, तो अब यहां से जो जाने वाली बेटा ब्लड होगी उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा मैम। अब यहां वाली जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 दिखता है, क्योंकि आप 104 से जब 40 वाले एरिया में डिफ्यूज करते हैं तो वहां आप ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। कैसे आगे जाके वो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो आज हम पढ़ेंगे, बट मैम डिसॉल्व होता जाता है, राइट। और पल्मोनरी वेन में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है मैम, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, क्योंकि 45 वाले एरिया से तुमने मैम एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दिया था, तो अब कितना बचा बेटा 40 बचा। यस। अब बेटा यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है तुम्हारे बेटा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आपकी सिस्टमिक आर्टरी के अंदर भी यही आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखेगा 95, CO2 का पार्शियल प्रेशर दिखेगा बेटा 40, और बेटा आगे जाके आप इसी को टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे मैम? यहां ऑक्सीजन कितना है 95, 95 से ऑक्सीजन जब टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन होता है 40, 95 से 40 चला जाता है ऑक्सीजन, और मैम CO2 होता है टिश्यू में 45, CO2 45 से मैम कहां जाता है? CO2 45 से 40 वाले एरिया में, क्योंकि CO2 45 या तो 40 ही हो सकता है बेटा। यस। तो मैम 45 से 40 CO2 डिफ्यूज हो गया, 95 से 40 ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया। बेटा ये प्रेशर्स याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने इतना सारा डेटा नहीं पढ़ा है, आपने 2-3 ही डेटा पढ़े हैं यार। ऑक्सीजन का 159, 159 से 104, 104 से मैम 40, जब वो 40 वाले एरिया में डिफ्यूज करते हो बढ़ के 95 हो जाता है, फिर वो टिश्यू को देना होता है तो 95 से 40 में डिसॉल्व कर दे। तो इसमें क्या बेटा लोड है, इतना छोटा सा तो डेटा है। और CO2 के लिए भी बेटा या तो 40 या तो 45, बहुत ही इजी। यहां से जाने वाला ब्लड जो होगा, अब उसमें ऑक्सीजन 95 तो रहेगा नहीं मैम, क्योंकि आप डिफ्यूज बैक कर चुके हो, तो यहां जो जाने वाली ब्लड होती है इसमें ऑक्सीजन 40 रह जाता है और CO2 45 रहता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैम ऑलरेडी हमें पता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। सारे बच्चों को ये डेटा बेटा मेमोराइज हो चुका है कि नहीं? बट मेमोराइज आपको कंसेप्चुअली हुआ है या नहीं है मुझे बताइए। मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनास, बेटा तुम लोग का प्यार थोड़ा सा कम हो गया मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कमेंट में बेटा लेक्चर के बाद बताते नहीं हो ज्यादा कि कैसा लगा लेक्चर, बातें ज्यादा करते हो, अपना रिव्यू देते नहीं हो। हाँ भाई, बताओगे नहीं तो कैसे मोटिवेशन मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें इतना जो पढ़ाया वो तुम्हें एक्चुअल में यहां नहीं ब्लड में आरबीसी के अंदर घुसा, तुम्हारे घुसा या नहीं? आपस में बतियाने से फुर्सत मिलेगी तब तो दिखाओगे। समझ में आ गए? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
हमने कल स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले पढ़ रहे थे बेटा किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है बेटा। जब मैं बात करती हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स in 2 ways. Number 1, binding with hemoglobin, and number 2, dissolved in the plasma. Number 1, dissolved, bind with hemoglobin. Number 2, dissolved in plasma. आपने परसेंटेज लिखी थी बेटा कि 97% बाउंड विद हीमोग्लोबिन एंड बेटा 3% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। आपने परसेंटेज लिखी थी कि नहीं लिखी थी, ये बताओ। लिखी थी? यस, लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये बता दो। परसेंटेज लिखी थी। फिर बेटा हमने हीमोग्लोबिन का एक थोड़ा सा ना उसका कच्चा चिट्ठा खोला था कि हीमोग्लोबिन को जब देते हैं, परसेंटेज नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। चलो परसेंटेज अगर नहीं लिखी है ना, तो जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है ना बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके आप लिख लो 97% ब्रैकेट में, और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा के लिए आप बेटा 3% लिख लो। जहां आपने ये चीज लिखी है ना, तो बाइंड विद हीमोग्लोबिन में 97%, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके 3%। एक बार मैं देखूं तुम्हें मैंने कैसे लिखवाया है, एक बार तुम्हारे नोट्स चेक करती हूं मैं, तुम्हें कैसे कराया है बाबू मोशाए, चेक करती हूं, रुको। मेरा अर्जुना कहाँ गया, ये रहा। मेरा जूलॉजी कहाँ गया, ये रहा। मेरा नोट्स कहाँ गया, यहाँ रहा। हाँ, हमने लिखा कैसे था, मैं एक बारी बस वो चेक कर रही हूँ। अगर हमने मतलब डेटा ऐड कर पाओगे या नहीं, बस वो देख। हाँ ठीक है ना, जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है ना बेटा, जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है उसके ब्रैकेट में 97% लिख लो, और जहां डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा लिखा है ना, वहां 3% लिख लो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। फिर बेटा हमने ना ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा था कि ब्लड जो होता है मैम, उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले पार्ट में मैम क्या आते हैं, आपके अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स आते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड सेल्स में आती है मैम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज को हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और हमें आरबीसी से ही मतलब है क्योंकि मैम आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर होती है बेटा क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होती है। और बेटा हमने कल, ये मैं आपको कल का ही पहले बता रही हूँ, आपने ऐसे लिखा होगा, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और आपने लिखा है बेटा कि इसमें एक पार्ट होता है हीम और एक पार्ट होता है बेटा, आपने ऐसे लिखा होगा इसके अंदर होती है ग्लोबिन, और ग्लोबिन जो होती है आपने लिखा होगा ये प्रोटीन पार्ट है बेटा। और जब आपने हीम पार्ट लिखा है तो इसमें आपने लिखा होगा ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, लिखा है ना आपने। और आपने लिखा है हीम के पास होता है मैम आयरन, हीम के पास आयरन होता है, वो भी +2 स्टेट में होता है। याद आ रहा है आपको? यस, याद आ रहा है। मैगी वाला एग्जाम्पल भी दिया था, जाके तुमने मैगी भी खाई थी, है ना। और मैंने ये कहा था कि ग्लोबिन में ना प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन की माला होती है, प्रोटीन की चेन होती है, जैसे मैं कल तुम्हें वायर से समझा रही थी। तो इसमें ना 4 चेन्स होती हैं, 4 प्रोटीन की चेन होती है, जो मैंने डायग्राम से तुम्हें लास्ट जाते जाते समझाया था कि बेटा देख मैंने ऐसे ना प्रोटीन की चेन बनाई है, इसे α1 चेन बोल ले, इसे α2 चेन बोल ले, फिर इसे β1 चेन बोल लो, β1 चेन, है ना, इसे β2 चेन बोल लो बेटा। इस तरीके से आपने 4 चेन्स बनाई हुई थी, 4 ग्लोबिन की चेन, और हर एक चेन के साथ में बेटा तुमने बनाया हुआ था हीम, हीम हीम हीम। हर एक ग्लोबिन के साथ तुमने हीम बनाया था, यानी टोटल हीम भी कितने हो गए बेटा, 4। हर एक प्रोटीन की चेन के साथ में हीम पार्ट भी एसोसिएटेड है, जिसमें आयरन +2 स्टेट में है। मुझे बता दो, यहां तक हमने पढ़ा था, हमने यहां तक की समाप्ति एक्सप्रेस चला ली, क्विक रिवीजन कर लिया। आप लोगों को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? नहीं, आज चैप्टर फिनिश नहीं होगा बेटा, लेकिन मार्च तक हो जाएगा। चैप्टर फिनिश करने के इंटेंशन से पढ़ना है या कुछ सीखने के इंटेंशन से पढ़ना है? क्या सिखाती हूँ मैं तुम्हें बेटा, क्या सिखाती हूँ? थोड़ा सीखो ना बेटा उस चीज को, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे इंसान बनो, प्यारे इंसान बनो, है ना। चलो चलो, बहुत सही बेटा, वेरी वेरी गुड। अब हम बेटा ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक डायग्राम से कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें ना कई सारी चीजें बार बार रिपीट होगी, और अच्छी बात है बेटा, जितनी बार रिपीट होगी ना आपके भेजे में उतना ज्यादा ये घुसेगा। ठीक है, जितनी बार रिपीट होगी ना उतनी बार बेटा आपके दिमाग में ये चीज घुसेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, है ना, थ्योरी, बहुत सारी चीजें आएंगी।
जब मैं बेटा बात करती हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो आपने इसे दो फॉर्म में लिखा था, तो आप थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करें, डायग्राम से समझने की कोशिश करें। बेटा बनाना है आपको, इससे पहले आप मुझसे पूछो, इसे समझ लो। मैंने ये तुम्हारी एक एल्वियोलाई बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है बेटा? ये एक एल्वियोलाई मैंने बनाई हुई है। एल्वियोलाई के चारों ओर कैपिलरी होती है ना बेटा। बेटा इस कैपिलरी का नाम बताओ जो एल्वियोलाई के आसपास होती है। इस कैपिलरी का नाम बता दो जो एल्वियोलाई के पास होती है। क्या इसे मैं पल्मोनरी कैपिलरी कह सकती हूं प्यारे बच्चों? क्या इसे मैं पल्मोनरी कैपिलरी कह सकती हूं जो आपके एल्वियोलाई के पास होती है? हाँ या ना? ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, पल्मोनरी कैपिलरी। शानदार, जानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। मैम जब मैं एल्वियोलाई की बात करती हूं तो हमने जब सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन को बोला कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई। फिर हम ये बोलते हैं ना बेटा कि ऑक्सीजन को आप ब्लड में डिफ्यूज कर रहे हो। बेटा ये ना पल्मोनरी कैपिलरी को थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना बेटा, यस, क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? अभी तुमने करके देखा था ना, 104 से 40 कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे ना। तो मैम अब जब आप बोल रहे हो कि हम लंग्स में 104 था और हम ब्लड में डिसॉल्व कर रहे हैं जहां 40 था, तो अब ये जो जा रहा है ना मैम, ऐसे समझो बेटा, ब्लड को एक रूम के जैसा समझो बेटा। अब अभी मैं साइड में ना एक रेफरेंस को के लिए एक डायग्राम बना रही हूं। इस वाले डायग्राम को अभी ना बनाएं, ऊपर जो बनाऊंगी ये सारा आपको बनाना है, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं कहती हूं कि समझो बेटा एक रूम है, एक रूम है, ठीक है। तो तुम्हारे ना पल्मोनरी कैपिलरी को एक रूम की तरह समझो, और इस रूम के अंदर बेटा एक तो लिक्विड वाला पार्ट है प्लाज्मा, और एक है बेटा तुम्हारी आरबीसी। तो इसे मैं इतना बड़ा सा एक आरबीसी बना रही हूं, क्योंकि मुझे डब्ल्यूबीसी से मतलब नहीं है, अभी मुझे प्लेटलेट से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आरबीसी और प्लाज्मा से मतलब है। तो ये तुम्हारी रेड ब्लड सेल है, और इसके बाहर का जितना भी बेटा लिक्विड वाला पार्ट है, ये है लिक्विड वाला पार्ट जिसे मैं प्लाज्मा बोल रही हूं, ठीक है। तो तुम अपने पूरे ब्लड को एक रूम की तरह इमेजिन करो, ठीक है। ब्लड को एक रूम की तरह इमेजिन करो। अरे यार, एक तो बेटा ये चलता भी नहीं है। ब्लड को एक रूम की तरह इमेजिन करो और सोचो कि इस रूम के अंदर तुम ऑक्सीजन भेज रहे हो। यार बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, थोड़ा कम करो, थोड़ा नॉर्मल करो। ऑक्सीजन को भेज रहे हो बेटा इसके अंदर, ऑक्सीजन को इसके अंदर भेज रहे हो, यस, ऑक्सीजन को इसके अंदर भेज रहे हो। ये वाली चीज मत बनाओ, सिर्फ ये बनाओ। लैंडस्केप में बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो। नॉर्मल पोर्ट्रेट शताक्षी बेटा, बिल्कुल नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना बेटा, यस, ठीक है। यार एक तो बताओ यार, तुम कितने बड़े सपोले हो यार, इतना जहर मत उगलो। बनाना है मैम, नहीं बनाना है? एक बार में बात समझ नहीं आती है तुम्हें? एक बार में नहीं समझ में आती है? कैसे मेडिकल कॉलेज में नोट्स बनाओगे? दूसरी बार पूछोगे ना तो टपली पे बजेगा तुम्हारे। बोल दिया कि ये वाला मत बना, ये वाला बना ले, फिर भी जहर निकालना है बेटा। सुनो, यहां इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं कि एक रूम की तरह समझो कि ऑक्सीजन भेज रहे हो इसमें। जैसे जैसे ऑक्सीजन भेजते जाओगे बेटा, तो इसका कंसंट्रेशन इस रूम में ऑक्सीजन का बढ़ता जाएगा ना, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? मैम प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरता जा रहा है रूम के अंदर। वैसा ही तुम्हें अपने ब्लड के लिए भी करना है। तुम यहां से ऑक्सीजन को बेटा तुम्हारे ब्लड में मिक्स कर रहे हो। जैसे जैसे वो ब्लड में डिसॉल्व होता जाता है ना बेटा, ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ती है, पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है ये मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अपनी लंग्स खोल के तो नहीं दिखाऊंगी बेटा कि ले देख ले लंग्स में मेरे हैं। तो बेटा मैं तुम्हें यहां पे डायग्राम में दिखाऊंगी। जैसे ये ऑक्सीजन है ना बेटा, अब ये क्या हुआ, एक तो मैम आपने बताया कि इसका जो मिश्रण होता है ऑक्सीजन का, एक तो मैम ये ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, जो आपने बताया 3%। तो आरबीसी के बाहर का जितना भी लिक्विड है मैम वो तो प्लाज्मा है, तो 3% तो मैम प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। अब ये बेटा बनाते रहो फटाफट से। और मैम कुछ होते हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, जो मैं ये रिएक्शन बना रही हूं बेटा। HB का मतलब है हीमोग्लोबिन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, इसीलिए मैं ये ऐसा वाला एरो लगा रही हूं। और फिर बनता है बेटा HbO2। क्या बनता है? HbO2। HbO2 के लिए हमने क्या नाम रखते हैं बेटा? HbO2 के लिए नाम रखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम रखते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अरे मूर्ख, एक बच्चा कह रहा है प्लाज्मा 55% होता है।
बेटा प्लाज्मा तो 55% होता है, लेकिन उस प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितना मात्रा में डिसॉल्व होता है ये बता रहे हैं हम जी। प्लाज्मा तो 55% होता है ब्लड का भैया, लेकिन उसमें से भाई उस प्लाज्मा में ऑक्सीजन अगर मैं कहूं कितना डिसॉल्व हुआ, मैक्सिमम ऑक्सीजन उस ब्लड के हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, उससे ज्यादा प्रेम करता है। प्लाज्मा में ऑक्सीजन सिर्फ 3% डिसॉल्व होता है भाई, समझ गए? यस, ये हो गया बेटा 97%। इस कंपोनेंट को क्या बोला? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा आपको पता है यहां ऑक्सीडेशन वर्ड यूज मत करना। ऑक्सीडेशन पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन पढ़ते हो ना, ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ते हो? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के टर्म्स में भी बोलते हो और हाइड्रोजन के टर्म्स में बोलते हो कि जिस भी जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है वो वाला चीज ऑक्सीडाइज हो गया। या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी पढ़ते हो कि नहीं? यस। यहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है बेटा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ऐसी बाइंडिंग हो रही है जिस बाइंडिंग को बोला जाता है ऑक्सीजीनेशन। ऑक्सीडेशन नहीं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजीनेशन। ऑक्सीजीनेशन हो रही है बेटा, और ये ऐसी बाइंडिंग है जो बन भी सकती है, टूट भी सकती है। अभी तो ये इससे प्रेम कर रहा है, अभी आगे देखोगे तुम, ठीक है? सिर्फ ऐड हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है? यस, ठीक है। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ते हो, हाँ, गेन व्हाटएवर, ठीक है? यहां तो सिर्फ ऑक्सीजन से तुम ऐसी बाइंडिंग करा रहे हो जो बाइंडिंग आगे बेटा फैक्टर्स जैसे होते हैं ना, कुछ लोग, जैसे मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, जैसे बेटा दो लोगों में प्रेम हुआ है ना, वो प्रेम दो बंधुओं में भी हो सकता है। तुम बेटा वही वाला प्रेम मत इमेजिन किया करो। दो फ्रेंड्स में प्रेम हुआ, भाई प्रेम होता है तभी तो दोस्ती यारी होती है। तुम्हारे और मेरे में प्रेम हुआ बेटा, तभी तो हम मस्त पढ़ते हैं बेटा साथ में, है ना? और तुम बेटा बतियाते ज्यादा हो, काम कम करते हो, है ना? ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करते हो, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है? तो एफिनिटी हुई, एफिनिटी मतलब प्रेम हुआ भाई, तो दो लोग साथ हो गए। अभी तुम्हें ये साथ तो दिख रहे हैं, पर तुम्हें आगे दिखेगा बेटा कि ये अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके दो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप दूसरों को जगह देते हो, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने उन लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया तो। होता है कि नहीं? यस। जैसे दो लोग बेटा, दो फ्रेंड्स होते हैं और तीसरा कोई फ्रेंड आ जाता है ना, तो उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। सच बता रही हूँ, सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कभी, कई लोगों के ना दुखती रथ पे हाथ लग गया होगा, है ना? कोई दूसरा बंदा जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है कई बार ना, अगर तुम अलाउ करोगे तो उनके बीच में फूट तो नहीं डालता, पर अलग करने में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर डालता है। आप आगे देखोगे, अभी तो बेटा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा प्रेम है एक दूसरे से। लंग्स के पास दोनों बड़ी अच्छी बाइंडिंग करते हैं, लेकिन इसके वक्त और जज्बात बिल्कुल बदल जाते हैं जब ये टिश्यू पे जाते हैं, और बदलने भी चाहिए। नहीं बदलेंगे तो बेटा आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी तो इनमें खूब प्रेम है, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू के पास जाते हैं तो इनका प्रेम बेटा बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि टिश्यू में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको अलग करने में बेटा रोल प्ले करती हैं, और अलग होने भी चाहिए। इसीलिए तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि भैया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड भी करेंगे और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग भी हो जाते हैं, पर बाइंडिंग कहां होती है बेटा? आपके लंग्स में। डिसोसिएशन यानी अलग कहां पे होते हैं बेटा? ये टिश्यू पे जाके, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। यहां तक किसी को भी कोई दुखद समस्या? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजिनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। It is the oxygenation of hemoglobin. It is not oxidation. और बेटा ये जो ऑक्सीजिनेशन हुआ हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन आखिरकार हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट पे बाइंड करती है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये भी जानना आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है बेटा वो हीम पार्ट में होती है, और हीम पार्ट में आयरन होता है, जिस आयरन से इसकी बाइंडिंग होती है। तो मैं एक नोट डाल के बेटा यहां पे लिखूंगी क्या? मैं एक नोट डाल के यहां पे लिखूंगी क्या बेटा? मैं ये लिखूंगी ऑक्सीजन बाइंड्स टू आयरन Fe+2 ऑफ हीम
ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। जल्दी से इसे बेटा दंडनादंडन कीजिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे से दंडनादंडन कीजिए। एक बहुत ही सुपर से भी ऊपर कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कीजिए बेटा। दंडनादंडन हो गया? अब बेटा हम एक्चुअल में देखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन आखिरकार कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है और मैक्सिमम हमारे 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रैवल कर सकता है, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है और कितना डिसोसिएशन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डन हो गया है? बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन ये कर्व बनाने से पहले मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ से रिलेट करेंगे बेटा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ने से पहले हमें बेटा क्या पढ़ने की जरूरत है? कुछ डेटा पढ़ने की जरूरत है और उस डेटा के आधार पर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को और बेटर तरीके से समझेंगे बेटा। ठीक है, और बेटर तरीके से समझेंगे। देखो जब मैं बेटा बात करती हूं आपके ब्लड की, तो आपके ना बेटा ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूं पॉइंट्स टू रिमेंबर। मैं ऐसे लिख रही हूं प्यारे बच्चों पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है बेटा, आप सब लोग अपने हीमोग्लोबिन को चेक कराते हैं ना कि आपके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कराते हो कि नहीं? हाँ, कराते हो कि नहीं? कराते नहीं हो तो कराओ, हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना चाहिए, है ना। हम ऐसा मानते हैं बेटा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन, सारा डेटा हम हेल्दी ह्यूमन के लिए बोल रहे हैं। every 100 ml of every 100 ml of every 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood, ऑक्सीजनेटेड नहीं, every 100 ml of blood लिखो पहले। हर 100 ml ब्लड के पास बेटा होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। ये 100 ml ब्लड की कैलकुलेशन है, हालांकि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डेटा दिया हुआ है अराउंड 12 ग्राम से 16 ग्राम। ये 12 से 16 या 12 से 15 ऐसे कुछ दिया हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में दिया हुआ है, वो डेटा बेटा मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ाऊंगी। लेकिन यहां ना हम 12 से 16 में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, मैं साइड हो जाती हूं, इसीलिए बेटा हम एक ना एवरेज डेटा ले लेते हैं। एवरेज डेटा में हम 15 ग्राम मान लेते हैं। लेकिन आप सबको पता है बेटा फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कंपैरेटिवली कम होता है, मेल्स में हीमोग्लोबिन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्या कारण है इसका? ये सारी चीज बेटा हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्यों ये रीजन है, क्या कारण होता है। अभी बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज डेटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक एवरेज डेटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, 15 हम एवरेज मान के चल रहे हैं। ये बेटा एनसीईआरटी से ना मैं चेक करके जब बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ये 14 है या 16 है, कुछ ऐसे एवरेज में दिया हुआ है। मेरे ख्याल में 16 दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, अभी आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए। मेरे 100 ml ब्लड के पास कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। तेरे 100 ml के पास कितने? 15 ग्राम। किसी और के लिए कितने? 15 ग्राम। अभी हमें बेटा हीमोग्लोबिन का कैलकुलेशन 15 ग्राम के हिसाब से ही करना है। मैं हीमोग्लोबिन की क्यों बात कर रही हूं? क्योंकि मैम हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन में 97% ऑक्सीजन का जो जिम्मेदारी है वो हीमोग्लोबिन के कंधों पे है। हीमोग्लोबिन के कंधों पे ऑक्सीजन को बाइंड करने की जिम्मेदारी है और 97% ऑक्सीजन उसी से बाइंड करके ट्रैवल करता है। ठीक है, उसी से बाइंड करके ट्रैवल करता है। तो मैं कह रही हूं 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी
कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.34 ml ऑक्सीजन। ये डेटा आपको अभी याद रखना है। मैं कह रही हूं भाई 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, अच्छा 14 से 16 दिया हुआ है क्या? हाँ ये हो सकता है बेटा, 14 से 16 ये वाला डेटा दिया हो सकता है। चलो ये बाद की बात है बेटा, ये डेटा मैं खुद चेक करके बताऊंगी, आप लोड मत लो, आप लोड मत लो। 12 से 16 ही है, 12 से 16 ही। यार फिर तुम बेटा मत, प्लीज अभी मत बताओ ना यार मेरे को, 12 से 16 मैंने लिखा है तो इसे छोड़ दो ना, मैं बाद में एक बार देख के बता दूंगी डेटा जब हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ेंगे। 12 से 16 इज गिवन इन एनसीईआरटी, चलो ठीक है। वो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कभी 14 ना दिया हो 16 ना दिया हो, है ना। अब सुनो, यस मैंने कहा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास कितनी कैपेसिटी है बेटा कि वो इतना ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। बेटा तुम यूनिटरी मेथड लगा के ये निकाल सकते हो कि अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो 100 ml ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी होगी। क्या ये खुद कर सकते हो? एक बारी मुझे बताओ, क्या ये कर सकते हो? यूनिटरी मेथड लगाना है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स है। मैंने 100 ml के पास कितना हीमोग्लोबिन है ये बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन कैरी करता है। मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछ रही हूं कि बेटा तू इसके कैलकुलेशन करके मुझे बता सकता है कि एवरी 100 ml ऑफ हर 100 ml ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन कैरी हो सकता है बेटा, ये बता सकते हो? यस जल्दी बताओ बेटा। हे भगवान, यार ये सारे बच्चे इतना गलत आंसर कैसे दे सकते हैं भाई? ये 134 कैसे आया बेटा? भाई हर 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो 100 ml कितना कैरी करेगा? 15 इंटू 1.34। हे भगवान, ये 134 ml कितने लोगों ने आंसर दिया? हाय तौबा 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 बेटा तौबा, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा बेटा ऐसा करोगे तो। अब सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। इसीलिए बायोलॉजी लिए थे क्या? इसीलिए बायोलॉजी लिए थे भाई। ये तुमने क्या किया था बेटा? 1.34 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। मैंने कहा फिर 100 ml कितना कैरी करेगा? 100 ml में जितना हीमोग्लोबिन है उससे मल्टीप्लाई कर दो ना। 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 15 इंटू 1.34 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा। बेटा तुम्हें समझ आया ना? मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम्हें समझ आया भी या नहीं कि मैंने ये कैसे निकाला। भाई मैं पूरा लिख दे रही हूं, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, तो आपको 100 ml के लिए अगर कितना ऑक्सीजन है, अप्रोक्सीमेटली, मैं डेटा पॉइंट्स में नहीं लिख रही हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं 20 ml ऑक्सीजन कह सकती हूं हर 100 ml ब्लड के लिए। बेटा तुम्हें समझ तो आ गया ना? बेटा तुम्हें समझ तो आ गया ना? और ये जो मैं ब्लड बार बार कह रही हूं ना बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो चुका है। जब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल गया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये जो ब्लड है ये मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूं, जो तुम्हारे लंग्स पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। अभी मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगी बेटा, पर तुम डेटा तो सही से करो, पहले तुम डेटा तो सही करो, ठीक है? और यही कैलकुलेशन बेटा अगर तुम्हें 1000 ml के लिए पूछी जाएगी तो फिर अलग हो जाएगा। अगर 1000 ml के लिए पूछी जाएगी तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? 100 ml ब्लड के लिए अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 1000 ml में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 150। अगर 10 ml पूछा जाए तो कितना होगा बेटा? कम कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? आपको डेटा यहां पे चेंज करते रहना है। ये मैं 100 ml ब्लड के लिए कैलकुलेशन बता रही हूं,
100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 1000 के पास 150 होगा, 10,000 के पास बेटा 1500 होगी, और उसी के हिसाब से फिर डेटा कैलकुलेशन करते रहोगे। पर अभी ऑल इन ऑल मुझे ये कंक्लूजन मिला है मैम अंत में कि मेरे हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन हो सकता है, 20 ml ऑक्सीजन हो सकता है। हीमोग्लोबिन से बाउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, हां या ना? बेटा पहले ना ये वाला थम्स अप साइन भेजो, तभी मेरे को लगेगा कि तुम्हें समझ आया, तुम्हें ये वाला डेटा समझ आया, तभी मैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तुम्हें समझा सकती हूं। मैम आई कांट अंडरस्टैंड। मैथ्स बहुत वीक है, जिसको कांट अंडरस्टैंड लिख रहे हो ना उसकी मैथ्स बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है बेटा। ये मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बोल रही हूं, सच बता रही हूं। एक सिंपल यूनिटरी मेथड से तुम बेटा ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे भाई? अब मैं तुम्हें लिख के बताऊं? इसको लिखना मत, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो कह रहे हैं ना कि समझ नहीं आया, मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूं। भाई अगर तूने 100 ml ब्लड के लिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन लिखा है तो 1000 ml ब्लड में कितना होगा बेटा? 15 इंटू 10 ना। जब यहां बढ़ाया तो यहां पे भी तो बढ़ाएगा ना, कितना? 150 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा ना बेटा जी। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो तूने 100 ml के लिए निकाला कितना? 20 ml ऑक्सीजन। इसके लिए तूने ये निकाला था ना कि 100 ml ब्लड के पास मैम 20 ml ऑक्सीजन है, तो 1000 ml के लिए बेटा कितना होगा? 1000 ml के लिए मैम 200 ml ऑक्सीजन होगा। और अगर मैम यहां 1000 की जगह 10,000 पूछ लिया तो 2000 हो जाएगा बेटा। इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ, क्या दिक्कत है इसमें? भाई तुमने 100 ml की कैलकुलेशन की, अब 1000 दे, 10,000 दे, 10 दे, 5 दे, 2 दे, 3 दे, सब कर सकते हो यार। तुम्हें 100 ml के बारे में पता है। अब मैं नहीं कर रही बेटा इससे ज्यादा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर रही। तुम मजाक कर रहे हो या तो मेरे साथ, या तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। चलो 100 ml ब्लड के पास, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो हमारी लंग्स में बेटा होती है, मैं उसके लिए कह रही हूं कि उसके पास मैम मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन भर सकता है? 20 ml ऑक्सीजन। अब बेटा ग्राफ पे आते हैं, ठीक है? ओ भाई, तो ग्राफ बेटा आप क्या करोगे ना, लेफ्ट साइड पे बनाओगे, राइट साइड में थोड़ी सी स्पेस छोड़ना। राइट साइड में हमें कुछ कुछ चीजें बेटा बॉक्स के अंदर लिखनी है, राइट साइड के स्पेस में हमें कुछ कुछ चीजें लिखनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे बेटा, लेफ्ट साइड पे ग्राफ बनाओगे और राइट साइड पे कुछ कुछ चीजें लिखोगे। तो राइट साइड पे कुछ कुछ बेटा आपको स्पेस छोड़नी है, ठीक है? यस, चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले आप मेरे साथ ग्राफ बनाओ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आज तक इस ग्राफ से बेटा अगर कभी क्वेश्चन आया भी है तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बेटा लेबलिंग करते हैं। इधर आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर आप लिखोगे बेटा क्या, वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अभी मैं समझा रही हूं इसका क्या मतलब है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है? बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, एक तो बोर्ड को ठीक करना है, ये दिख नहीं रहा है साइड वाला थोड़ा सा, और एसी को प्लीज 24 पे कर दो, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है मैम इज घमंडी। ठीक है बेटा, ये तेरा परसेप्शन है मेरे को लेके,
और मेरे को इसे चेंज भी नहीं करना है बेटा। मैं हूं घमंडी, बहुत घमंडी हूं बेटा, बहुत ज्यादा। ये सिमब अंजुम जो कह रही है, मैं बहुत घमंडी हूं, बहुत ज्यादा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने इस पे लिखा हुआ है बेटा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब बेटा इसे जरा समझते हैं, बस इतना इतना काफी है। अरे नहीं नहीं भाई, वो जो तूने किया था बस, हाँ बस 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 बस, ठीक है। अब बेटा मेरी बात समझो, समझना बेटा, जो मैं कह रही थी कि राइट साइड में हमें इससे रिलेटेड चीजें लिखनी है, समझते जाना बेटा, समझते जाना बेटा। ठीक है, देखो राइट साइड में हम बेटा लिखते जाएंगे इस ग्राफ को समझने के लिए। समझो, ये पिंक कलर से जो मैंने बनाया है ये हीमोग्लोबिन बनाया हुआ है। हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम होते हैं ना, तो मैंने ये बेटा 4 हीम बनाया हुआ है, 4 हीम। ठीक है, मैंने 4 हीम बनाए बेटा। अब मेरे कॉन्सेप्ट को समझते जाना। हम बेटा क्या करते हैं, हम एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन को भेजते हैं। बिल्कुल आराम से तसल्ली से बेटा क्वेश्चन को समझना। ठीक है, आप एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन लेके आए थे सांस लेके, अब उसे तुम्हें ब्लड में डिसॉल्व करना है। ब्लड में तुम प्लाज्मा में 3% डिसॉल्व कर दे रहे हो, बाकी तुम कहां डिसॉल्व कर रहे हो बेटा, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहे हो ना। यानी कि ब्लड में आप ऑक्सीजन को भेजते जा रहे हो। जैसे मैं बोल रही थी, एक क्लोज रूम में अगर मैं ऑक्सीजन को डालती जाऊं तो धीरे धीरे उस रूम के अंदर ऑक्सीजन पंप करते करते उस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। आप कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर यहां पे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जैसे मैंने ऑक्सीजन उस रूम के अंदर धक्का दे दे के भेजा तो वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? यस, ऐसा ही होता है बेटा। जैसे कि ये आपकी हीमोग्लोबिन है, क्या है ये हीमोग्लोबिन, और ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाए हुए बेटा ये सारे हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है ना, ये वो हीम पार्ट है जिसमें आयरन है। ये वो हीम पार्ट है बेटा जिसमें क्या है, आयरन। अब आपने सांस लिया, सांस लिया तो बेटा ऑक्सीजन को लेके आए ना आप, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया। अब ऑक्सीजन का काम है हीमोग्लोबिन से बाइंड करना। जैसे जैसे बेटा एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा तो ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। सबसे पहले बेटा उसके एक हीम पार्ट से बाइंड किया, एक बार में बेटा चारों से तो बाइंड नहीं कर रहा है। सबसे पहले बेटा वो एक हीम पार्ट से बाइंड किया, एक हीम पार्ट से बाइंड किया। इसका मतलब अभी हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ और सिर्फ 25% सैचुरेटेड है, सिर्फ और सिर्फ 25% सैचुरेटेड है बेटा। क्या बोला मैंने? जैसे ही एक हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो अभी बेटा 25। सैचुरेशन का क्या मतलब है बेटा? भर जाना। जैसे मैं बोल सकती हूँ यार मैं पढ़ा पढ़ा के सैचुरेट हो गई। अरे भाई मैं पढ़ा पढ़ा के सैचुरेट हो गई। सैचुरेट होने का मतलब होता है भर जाना भाई। जैसे पानी में चीनी डिसॉल्व करते हो तो एक टाइम के बाद और ज्यादा चीनी डिसॉल्व नहीं होती है, और ज्यादा चीनी डिसॉल्व नहीं होती है एक टाइम के बाद। एक बार डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करते हो, एक टाइम के बाद वो कंप्लीट सैचुरेट हो जाती है। लेकिन अभी तुम्हारा हीमोग्लोबिन सिर्फ 25% सैचुरेट हुआ है, सिर्फ 25%। क्यों? क्योंकि उसके बाकी 3 हाथ खाली है, 4 में से सिर्फ 1 भरा है, 1/4। जल्दी बताओ। यस, सिर्फ 1/4, सिर्फ 1/4, 1/4 सिर्फ इसमें बेटा बाइंडिंग हुई है। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ 25% सैचुरेटेड है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस, सिर्फ 25% सैचुरेटेड है। ठीक है, पर मैम मैं और ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रही हूं, और ऑक्सीजन भेज रही हूं ना बेटा, लगातार मैं ब्लड में ऑक्सीजन भेज रही हूं। ठीक है मैम, बढ़िया बात है। मैम दूसरा ऑक्सीजन बाइंड कर दो, सेकेंड ऑक्सीजन बाइंड कर दो। तो मैम अभी और थोड़ा सा सैचुरेट हुआ हीमोग्लोबिन। कितना सैचुरेट हो गया मैम दूसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग से? अब मैम 50% सैचुरेशन हो गया। हाँ या ना? अब मैम 50% सैचुरेशन हो गई। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही बोला आपने, 50% सैचुरेटेड हो गया। ठीक है भाई। अब मैम और ऑक्सीजन आप भेजो। हाँ ठीक है भाई, और ऑक्सीजन भेजती हूं, और ऑक्सीजन भेजती हूं। लो कितना सैचुरेशन हो गया बेटा? अब 75% सैचुरेशन हो गया। हुआ या नहीं बेटा? हुआ या नहीं? अब बेटा और ऑक्सीजन भेज रही हूं तो मैम यहां पे भी ऑक्सीजन बाइंड कर गया। कितना परसेंट सैचुरेटेड हो गया बेटा? 100% सैचुरेटेड। पहले मुझे बताओ ये कहानी सबके समझ में आई
कि जो हमने बेटा वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है ना, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत सैचुरेट होता है ऑक्सीजन से, वो हम बेटा वाई एक्सिस पे लेते हैं। और आप ये याद रखना, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है मतलब आपका ब्लड सैचुरेट हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड का ही तो हिस्सा है। अगर हीमोग्लोबिन सैचुरेट कर रहे हो, हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग करा रहे हो ऑक्सीजन से, अल्टीमेटली तुम्हारे ब्लड की ही बात कर रहे हो, ब्लड का सैचुरेशन हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल है बेटा, इसलिए धीरे धीरे समझते जाओ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, आराम आराम से पढ़ो कॉन्सेप्ट, लेकिन समझ के जाओ, ठीक है। इसीलिए लिखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हुआ उसको आपने लिखा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनसीईआरटी में ना बेटा कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना सैचुरेशन है वो डेटा एग्जैक्टली नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं बेटा चारों सैचुरेट कर दिए, अब ऑक्सीजन भेजोगे तो क्या इसके बियॉन्ड और बाइंड करा सकते हो? अब भेजते रहो, इसके तो चारों हाथ बेटा भर गए, चारों हाथों में इसने लड्डू पकड़ लिए, अब कहां बाइंड करोगे? और वैसे आपको सच्चाई बताऊं 100% सैचुरेशन कभी होती भी नहीं है, 97-98% कुछ ना कुछ बेटा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, 100% कभी भी नहीं होती। 97-98% सैचुरेटेड होता है ब्लड, कभी भी 100% नहीं होता है। ये तो समझाने के लिए तुम्हें बता रही हूं, आप कहोगे कि भैया कुछ 97-98% सैचुरेटेड होता है, लेकिन एक बार इसके चारों हाथ बेटा ऑक्सीजन से भर गए, एक हीमोग्लोबिन 4 ही तो ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है मैम, एक हीमोग्लोबिन से तो मैम 4 ही, एक हीमोग्लोबिन मैम मैक्सिमम कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सारी चीजें आपको लिखनी है मैम, इससे ज्यादा तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैम उसके पास होते ही कितने हैं मैम, 4 हीम, हाँ या ना? उससे ज्यादा तो आप भरते जाओ, क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं कर सकता उससे ज्यादा, राइट। तो बेटा इस ग्राफ में भी हम कहते हैं कि जैसे जैसे तुम बेटा पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हो, मतलब जैसे जैसे तुम ऐसे समझो ये तुम्हारा ब्लड है, ब्लड कैपिलरी बनाती हूं, ये तुम्हारी ब्लड कैपिलरी है, और ये तुम्हारी क्या है बेटा, एल्वियोलाई समझो, ये तुम्हारी एल्वियोलाई है। बनाना है बेटा, सब कुछ बनाना है, ये सब कंसेप्ट्स को समझाने के लिए, कंसेप्चुअली चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीजें बनाओ बेटा। बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, जो भी आपको हथकंडे अपनाने हैं सारी हथकंडे अपनाओ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने कहा था कि भैया ऑक्सीजन था यहां, तुम ऑक्सीजन को यहां भेजते जाते हो बेटा, जैसे जैसे तुम यहां ऑक्सीजन भेजते जाते हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो, यहां का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। जब और ऑक्सीजन गया तो और पार्शियल प्रेशर बढ़ा, और ऑक्सीजन गया और बढ़ा, और ऑक्सीजन गया और बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ना बेटा जैसे जैसे ऑक्सीजन को भेजते जा रहे हो। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस एवरीवन। बेटा किसको क्या करना है ये मत करो, आप पढ़ाई करो बेटा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ के बेटा फोड़ो यार, पढ़ाई करके जवाब दो यार। यस, अरे भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पढ़ो, बस पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, ठीक है। मैं कह रही हूं ऑक्सीजन तुम्हारी एल्वियोलाई में थी, तुम इसे ब्लड में भेज रहे हो, जैसे जैसे भेजते जाओगे तो ब्लड में तुम्हारी बेटा जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी ना, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी हीमोग्लोबिन भी तो सैचुरेट होती जाएगी, हाँ या ना? वैसे वैसे तुम्हारी हीमोग्लोबिन भी तो सैचुरेट होगी ना, क्योंकि जो तुम्हारा ऑक्सीजन तुम ब्लड में भेज रहे हो वो ब्लड में आगे जाके हीमोग्लोबिन से तो बाइंड करेगी, यस और नो? तो बेटा जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो, मैं यहां पे लिख देती हूं, एज वी डिफ्यूज, इतना छोटा सा एनसीईआरटी में ये, बट इसकी गहराई बहुत है बेटा, इसके कंसेप्ट बहुत डीप है, ठीक है। एज वी डिफ्यूज ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, नहीं सॉरी, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, PO2 increases, partial pressure of oxygen increases, which means now hemoglobin will start binding with oxygen,
और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है उसी को तो सैचुरेशन कह रहे हैं, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स। एक एक बात ना नर्सरी के बच्चों के जैसे बेटा हमने साइड में लिख ली है, एक एक बात नर्सरी के बच्चों के जैसे बेटा हमने साइड में लिख ली है। तो यानी मैम जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते गए वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता गया। लेकिन मैम ऐसा नहीं है कि आप जितना भेजोगे तो वो सैचुरेट करता जाएगा, और भेजो और भेजो और भेजो और भेजो, सैचुरेट कर जाएंगे। नहीं भाई, उस बेचारे के भी 4 ही हाथ है, एक टाइम के बाद कंप्लीट सैचुरेशन होगी, उसके बाद बेटा ग्राफ और नहीं बढ़ेगा आगे। ऐसे ऐसे बेटा आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। एक ना एस शेप ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाया सैचुरेट होता गया हीमोग्लोबिन, और बढ़ाया सैचुरेट होता गया, और बढ़ाया सैचुरेट होता गया, एक पॉइंट पे आके कंप्लीट सैचुरेशन हो गई। लेकिन जैसा कि मैं बोल रही हूं ना बेटा 100% सैचुरेशन कभी आती नहीं है, लेकिन मैं यहां परसेंटेज सैचुरेशन में अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूं कि 97 to 98% सैचुरेशन अचीव हो जाती है। 97 से 98% सैचुरेशन बेटा हीमोग्लोबिन की अचीव हो जाती है। यहां तक किसी को भी बेटा कोई दुख दर्द समस्या? पहले ये ग्राफ्स देख के बताओ बेटा। यस, ठीक है। और बेटा ये कहां, ये देखो ना, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मैंने यहां पे प्लॉट किया, यानी मैं सैचुरेशन की बात कर रही हूं। एक बेटा सर्टेन पार्शियल प्रेशर पे ये होता है। अगर इसे मैं पार्शियल प्रेशर पे, जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है एग्जैक्टली कितने पार्शियल प्रेशर पर कंप्लीट सैचुरेशन होती है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बेटा। वैसे तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कुछ डेटा होगा, यहाँ पे भी होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। और ऐसे बेटा मैं कह भी तो सकती हूँ, जो मैं तुम्हें अभी समझा रही थी, एक बार बेटा ध्यान देना यार, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान देना बेटा। तुम खुद सोच के देखो ना, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता बेटा किसी पॉइंट पे हीमोग्लोबिन बेटा 25% सैचुरेट हुआ होगा? किसी पॉइंट पे हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेट हुआ होगा, जैसे मैंने वहां पे बताया। किसी पॉइंट पे बेटा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट होगा, तुम्हें नहीं लगता है? हुआ होगा ना बेटा। किसी पॉइंट पे हीमोग्लोबिन बेटा 75% भी सैचुरेट हुआ होगा, हाँ या ना बेटा? हाँ या ना बेटा? यस, हाँ या ना, है ना। और फिर किसी पॉइंट पे जाके वो 97 से 98% बेटा सैचुरेट हो गया होगा। यस, मैं कहती हूं एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर आपको इतनी सैचुरेशन दिख रही है, किसी सर्टेन पार्शियल प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली बेटा 20 पार्शियल प्रेशर पे, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पार्शियल प्रेशर पे तुम्हें 25% सैचुरेशन दिखता है। अप्रोक्सीमेटली बेटा 25 पार्शियल प्रेशर पर तुम्हें बेटा 50% सैचुरेशन दिखती है। अप्रोक्सीमेटली बेटा 40 पार्शियल प्रेशर पर तुम्हें 70% सैचुरेशन दिखती है, और इसे अप्रोक्सीमेटली 100 मान लो, लेकिन ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में डेटा नहीं दिया हुआ है। तो आप इस डेटा को रटते रहो, इससे अच्छा बेटा इसे रटना नहीं है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बेटा कि कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना सैचुरेशन आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बेटा कुछ तो पार्शियल प्रेशर हो रहा होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब 20 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन भेजते गए, जैसे 20 पार्शियल प्रेशर हुआ मैम तो 25% सैचुरेशन आ गई। फिर मैम जैसे 25 पार्शियल प्रेशर हुआ तो 50% सैचुरेशन आ गई, एक्सेट्रा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहले आप यहां तक के लिए मुझे एक थम्स अप दे दीजिए कि आपको यह बात समझ में आ गई है, जल्दी। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा मैम जब तक आप ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या वो सैचुरेट नहीं होगी गर्म पानी? नहीं होगी बेटा। यस भाई, ऑक्सीजन भेजोगे तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा सैचुरेट होगी। और ऐसा कभी नहीं होता कि ब्लड में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, कुछ तो ऑक्सीजन हमेशा होता है ना भाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी तो ऑक्सीजन सैचुरेटेड रहती है। और ये कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना बेटा, किसी फ्रेंड को समझाओगे ना तो उसको मजे आ जाएंगे, अगर वो हमसे नहीं पढ़ता है तो। सही मैं बता रही हूं, आपको ये प्रेशर रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको ये प्रेशर रट्टाफिकेशन नहीं करनी है बेटा कि कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना सैचुरेशन होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर
अ सर्टेन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज सीन। जब थोड़ा ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ तो थोड़ा सैचुरेशन हुआ, और ऑक्सीजन ब्लड में गया और सैचुरेशन हुआ, और ऑक्सीजन गया और सैचुरेशन हुआ, और ऑक्सीजन गया और सैचुरेशन हुआ। एक लिमिट के बाद बेटा इससे बियॉन्ड और सैचुरेशन नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, ये सैचुरेशन आपको कहां दिख रही है? एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी बेटा यू विल सी दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्या बोलते हैं, सैचुरेशन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहां पे आपको ये मैक्सिमम सैचुरेशन दिख रही है? कहां, किस पार्ट, मतलब तुम एट विच साइट? ब्लड में तो तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन जगह कौन सी है? टिश्यू वाली जगह है या फिर तुम्हारी लंग्स वाली जगह है? ये मेरा पूछने का मतलब है। पल्मोनरी कैपिलरी कोई गलत आंसर नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो कि ये जो सैचुरेशन आ रही है मैम, ये सैचुरेशन दिखती है एट लंग्स, कह सकते हो लंग्स वाली साइड पे, एट लंग्स साइट, एल्वियोलाई वाली साइड पे कह सकते हो बेटा। यस, एल्वियोलाई, लंग्स या पल्मोनरी कैपिलरी कह सकते हो, कह सकते हो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसका जो शेप होता है एस शेप होता है, सिग्मॉइड शेप होता है, या एस शेप ग्राफ होता है, ये भी याद रखना। यस, यस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स मुझे बताने हैं। अब बेटा जी, जो ये तुम ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रहे थे, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी मैंने कहा था कि 100 ml ब्लड के पास कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बताया था। ये सारे लोगों ने नोट कर दिया है ना? लंग्स वाली साइट का मतलब है भाई एल्वियोलाई पे जो ब्लड कैपिलरी है ना, उसमें ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। अगर यही कैपिलरी तुम्हारे टिश्यू में होती तो ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर यही कैपिलरी तुम्हारे टिश्यू में होती तो ऐसा नहीं हो रहा होता। ये क्योंकि लंग्स वाली जगह है जहां ऑक्सीजन तुम लेते हो और ब्लड में डिसॉल्व करते जाते हो, इसीलिए ये वाला चीज वहां पे होता है। अब बेटा डेटा वाइज थोड़ा सा बेटा बहुत बढ़िया गेम है, एनसीईआरटी की जबरदस्त लाइन को एक्सप्लेन करेंगे अभी। मैम आपने अभी भी बताया 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है या नहीं? इसके बियॉन्ड बेटा मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख सकती हूं, लिख सकती हूं। मैम आपने अभी बताया था एवरी 100 ml ऑफ ब्लड हैज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आपने हमें अभी बताया कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमारे पास मैम 20 ml ऑक्सीजन होगा। पहले ये बात बताओ, ये आपने अभी भी पढ़ा कि नहीं? यस, पढ़ा कि नहीं? नॉट डन? चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसे कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कर लो कर लो। हाँ, और जब हो जाए तो बेटा बता देना। पक्की बात? अरे बेटा एस शेप आ रहा है इसीलिए सिग्मॉइड। अब बेटा डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि ना डायग्राम से तुम ना रिलेट कर पाते हो बहुत ज्यादा, डायग्राम से तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो, इसलिए डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, देखो डायग्राम से तुम रिलेट कर पाते हो इसलिए डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम बनाना है बेटा फिर से। ये तुम्हारी एल्वियोलाई बना लो, ये तुम्हारी एल्वियोलाई थी, है ना? और मैं कह रही हूं ये तुम्हारा ब्लड था, क्योंकि ये थी तुम्हारी पल्मोनरी कैपिलरी। थोड़ा और स्पेस लेती हूं, ज्यादा हमें लिखने का ना स्पेस मिल जाएगा। ये थी तुम्हारी पल्मोनरी कैपिलरी,
यहीं पे बेटा तुमने ऑक्सीजन डिसॉल्व किया ना, यहां पे तुमने ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया था, यहीं पे तो तुम बेटा ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रहे हो। एक तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहे हो और एक प्लाज्मा में 3% डिसॉल्व कर रहे हो। यस, जब तुम यहां पे बेटा ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हो, और मैं हीमोग्लोबिन की खास करके बात कर रही हूं, 3% तो तुम्हारा प्लाज्मा में भी होता है, बट मैक्सिमम तुम हीमोग्लोबिन से बाइंड कराते हो। तो हम हमेशा कहते हैं बेटा कि अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो आगे जाके बेटा पल्मोनरी कैपिलरी से पल्मोनरी वेन है, याद करो ना यार, वो वाली चीज रिलेट करो ना बेटा थोड़ी। तुमने पढ़ा था ना पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, फिर तुम ऑक्सीजन जब डिसॉल्व कर लेते हो तो आगे जाने वाली जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है, जो पल्मोनरी वेन से जाएगी, है ना। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तुम्हारे लंग्स पे, यहीं पे तो बेटा तुम कह रहे हो क्योंकि तुमने ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लिया मैम, आपने ऑक्सीजन यहां पे भेज दिया, आपने ऑक्सीजन यहां पे डिसॉल्व कर लिया। कितना डिसॉल्व किया मैम? कुछ परसेंटेज हमने किया मैम हीमोग्लोबिन से, कुछ हमने किया मैम किससे? आपके हीमोग्लोबिन से, है ना, प्लाज्मा से, और कुछ किया हीमोग्लोबिन से। आपने ऑक्सीजन जब यहां डिसॉल्व किया तो बेटा यहीं पे तो हम कहते हैं कि यहां पे आपके 100 ml जो ब्लड आपको दिख रहा है मैम, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन जो होगा वो 20 ml ऑक्सीजन हो पाएगा मैक्सिमम। Every 100 ml of blood will have 20 ml of oxygen। क्या ये बात सबको समझ आती है? ये जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, इसमें आप 20 ml ऑक्सीजन अब भर चुके हैं। यस, 20 ml ऑक्सीजन अब भर चुके हैं। अब बेटा यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बेटा? आपके हार्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? अयोटा। अयोटा से कहां जाएगा? आर्टरी। आर्टरी से कहां जाएगा? टिश्यूज के पास। लंग्स में तुमने भर भर के ऑक्सीजन ले लिया बेटा, भर भर के ऑक्सीजन ले लिया, पर जितना भी भर लो, कितना मैक्सिमम बेटा तुम्हारे ब्लड में हो सकता है? 20 ml हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ml हो सकता है, जितना भी भर लो लंग्स में। एवरी 100 ml के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन तुम्हें दिख रहा है। अब हम इसी ब्लड को तो लेके जाते हैं हम टिश्यूज के पास। हमने ऑक्सीजन तो भर लिया, अब ऑक्सीजन देने की भी तो बारी है, ऑक्सीजन देने की भी तो बारी है ना बेटा। तो यहीं से तो बेटा तुम आप कहां लेके जाओगे? टिश्यूज के पास लेके जाओगे। टिश्यूज में बेटा अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिसोसिएशन। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा था, सैचुरेट हो रहा था, अब इनके अलग होने की बारी है। रिवर्सिबल रिएक्शन था, अलग होता भी है क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो क्या होगा मैम, अब देखो क्या होगा मैम, ये है हमारी बेटा टिश्यूज के लिए सिस्टमिक कैपिलरी। बेटा मैं डायग्राम से समझा रही हूं और ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में बेसिक्स में पूरा कवर कर चुके थे प्यारे बच्चों, इसीलिए पढ़ के आना होता है बेटा टॉपिक की कनेक्टिविटी के लिए। यस यस, देखो अब हम कह रहे हैं यहां पे क्या है? टिश्यूज। ये क्या है? हमारे टिश्यूज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। हम यहां पे लेके आए थे मैम 100 ml ब्लड के लिए, पिंक से लिखती हूं, हम यहां पे लेके आए थे मैम 100 ml ब्लड में अप्रोक्सीमेटली, हम यहां अप्रोक्सीमेटली 100 ml ब्लड में लेके आए थे अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन लेके आए थे बेटा। हाँ मैम बिल्कुल लेके आए थे, बिल्कुल लेके आए थे। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, जब आप इस 20 ml ऑक्सीजन को लेके आए हो तो क्या ये 20 ml ऑक्सीजन पूरा का पूरा टिश्यू को दे दोगे? क्या आपके टिश्यूज को, आपके बॉडी के सेल्स को, और ना बेटा अलग अलग जगह पे ब्लड जाता है। मैं अप्रोक्सीमेटली तुम्हें एक जनरल स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करके बता रही हूं, आप खुद सोच के देखो। आपके पास 20 ml ऑक्सीजन है, क्या ये सारा का सारा 20 ml बेटा आपके टिश्यू को दे दोगे? सारा का सारा टिश्यू ले लेगी क्या? क्या हर बार हर सिचुएशन में तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है? जैसे तुम अभी बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, अभी जो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्या वो उतनी ही ऑक्सीजन है जब तुम दौड़ रहे हो, जब तुम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, जब तुम खड़े हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो? क्या हर वक्त सेम ऑक्सीजन चाहिए होता है? जब बैठे हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन है,
तब टिश्यूज को कम ऑक्सीजन चाहिए। जब दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हर सिचुएशन में अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास बेटा 1000 रुपए पॉकेट मनी आई तो मैं हर वक्त में 1000 रुपए खर्च कर दूंगी, नहीं ना। जिस महीने मेरे पास ज्यादा खर्चा है तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगी, जिस महीने कम खर्चा है तो कम खर्चा करूंगी। कभी मेरा 20 रुपए खर्च हो रहा है, कभी मेरे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, कभी मेरे 500 खर्च हो रहे हैं, कभी मेरे 700 खर्च हो रहे हैं। पॉकेट मनी भले ही मेरे पास 1000 रुपए है, बट मैं खर्च उसको तभी करूंगी जब मुझे उतनी जरूरत है। ये जो 20 ml ऑक्सीजन लेके आते हो बेटा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास, ये 20 ml ऑक्सीजन पूरा खर्चा नहीं करते हो। एनसीईआरटी की एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आपने तो कहा एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, बट एनसीईआरटी कहती है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। यस यस, मेरी बात समझ रहे हो? तो वो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है बेटा, वो मैं अभी आपको समझाती हूं। आप 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन तो भर के लेके आ गए, 20 ml ऑक्सीजन तो भर के लेके आ गए, बट हम कहते हैं एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है भाई नॉर्मल कंडीशन है, ज्यादा बॉडी की डिमांड नहीं है, ज्यादा बॉडी की डिमांड नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। हाँ 5 ml, अरे भाई 5 ml टिश्यू को दिया है, 5 ml टिश्यू को दिया है, 15 ml ब्लड में है। अभी समझा रही हूं, रुको, 5 और 15 का भी मैं कंसेप्ट समझा रही हूं, वेट करो, पेशेंस, रुको रुको भाई, टाइप करने से पहले सुना करो मैम ने क्या बोला। वेट, मैंने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है मैम, तो हमें पूरा 20 ml खर्च नहीं करते हैं। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वी ओनली डिफ्यूज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। हम इस 20 में से मैम, हम इस 20 ml में से मैम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यूज को सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि उसको ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, उसको ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है बेटा। 15 ml कहां रहा? 15 ml तुम्हारे ब्लड में ही है, रिजर्व करके रखा है तुमने। 15 ml कहां है बेटा? 15 ml तुम्हारे ब्लड में ही तो है, 15 ml तुम्हारे ब्लड में है, हाँ या ना? हाँ या ना? 15 ml तुम्हारे ब्लड में है। लेकिन बेटा अगर यही तुम्हारी बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज का कंडीशन होता तो तुम क्या करते? इस 20 ml में से हो सकता है 15 ml टिश्यू को दे देते, 15 ml टिश्यू को दे देते और 5 ml कहां रह जाता? तुम्हारे ब्लड में। सिंपल मैथमेटिक्स है। ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। एनसीईआरटी कहती है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यूज, और इसका मतलब यह है कि 15 ml ऑक्सीजन इज स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड रिजर्व्ड, बट एट स्ट्रेनस कंडीशन, स्ट्रेनस मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी कंडीशन है, तो मैम पॉकेट मनी खर्च करने की जरूरत है, अब थोड़ी बैंक में जमा करके रखूंगी, तो उस सिचुएशन में मैम इस 20 ml में से ज्यादा खर्चा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि 15 ml खर्चा हो जाता है। क्या ये दोनों डेटा हम लिख लें बेटा अगर आपको समझ में आया? क्या ये दोनों डेटा बेटा हम लिख लें अगर आपको समझ में आया? एक थम्स अप दे दो बेटा अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई। बेटा अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई तो प्लीज एक बारी मुझे बता दो। ये अप्रोक्सीमेट बेटा डेटा हम बोलते हैं, कभी भी 100% की बात हम कभी करते भी नहीं है। जैसे वो तुमने 100% सैचुरेशन एनसीईआरटी कहती है एट 100 पार्शियल प्रेशर, 100 पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, 100% सैचुरेशन होती ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 95 पार्शियल प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली 97-98% सैचुरेशन, ठीक है। इस वाली बात को बेटा एक बार लिख लिया जाए, मैं आपको वापस से रिवाइज कराऊंगी बेटा, आप चिंता मत करना, मैं आपको वापस से रिवाइज कराऊंगी, एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, वो कंफ्यूजन आपको ना रहे।
ठीक है, एक नोट डाल के लिखें, नोट डाल के लिखिए बेटा, एट द एल्वियोलर साइट। अभी हम पॉइंट में लिख रहे हैं ताकि आपको कभी भी बेटा रीड करना हो ना तो आप डायग्राम को इस थ्योरी से समझ पाए। एट एल्वियोलर साइट व्हेन ब्लड इज सैचुरेटेड, ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन बोल लो, इज सैचुरेटेड with oxygen, 100 ml of oxygenated blood will have 100 ml of oxygenated blood will have approximately 20 ml oxygen. When this blood reaches to the tissues, at different conditions, different amount of oxygen will be delivered to the tissues। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जाएगा टिश्यू में, राइट? यस, हाँ अनन्या बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कह सकते हैं एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब आपने ज्यादा मेहनत नहीं की, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप बोलते हैं बेटा 5 ml given to tissues and बेटा 15 ml, 5 ml ऑक्सीजन लिखना and 15 ml ऑक्सीजन रिटेन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रह जाना। रिटेन्ड मतलब रह जाना, रिटेन्ड इन ब्लड, ठीक है। वेराज बेटा ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सट्रीम एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज 15 ml given to the tissue, 15 ml ऑक्सीजन गिवन टू टिश्यू। हमने ना बेटा उसी की थोड़ी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन लिख ली है, क्योंकि ताकि आपको बाद में जब रीड करना हो ना तो आपको इन पॉइंट से ना अपने नोट्स को समझने में हेल्प होगी। 5 ml ऑक्सीजन रिटेन्ड इन ब्लड, तो आपको ना इससे हेल्प होगी बेटा आपके थ्योरी को समझने में, ठीक है। हाँ रिया बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले बेटा डन डनाडन डन कर लो। हाँ जी नंदनी, हैप्पी बर्थडे यार। जिस भी बच्चे का आज बर्थडे है, जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सैचुरेटेड सुनैना बेटा अभी क्लास ज्वाइन किया है, सुनैना कह रही है सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन का मतलब बेटा जुड़ना, बाइंड करना। मुझे लगता है कुछ बच्चे ना बेटा क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं। डन डन डन। एक बार पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? क्या मैं यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं और एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स दिखाऊं?
अच्छा बेटा, मैं ना एक और चीज स्टार्ट करने वाली हूं आपके बैच के अंदर, मैं आपको बताने वाली थी आज, वो अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। और वो मैं पता है क्या करूंगी, जब भी मैं कोई एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं ना आपको क्लास में, तो मैं उस एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बनाऊंगी। एक दो क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमें करनी है बेटा चैप्टर के लास्ट में। बट हम जब भी कोई एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करेंगे तो मैं आपको पैराग्राफ साथ के साथ साइड में रखूंगी और उसके बगल में बेटा उसी से क्वेश्चन बना के, ताकि आपको ना वर्ड बाय वर्ड पता चल जाए कि उस पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। आपको ये हेल्प करेगी मुझे लगता है, ठीक है? यस, ये ऑलरेडी आपके करा रहे हैं क्या सर? चलो बहुत अच्छी बात है। उसका कोई एज सच बेटा नाम नहीं है, हम अपना नाम सोचेंगे। मैंने आज यकीन बैच में भी बच्चों को यही बोला है, मैंने यकीन के बच्चों को भी बोला है कि आप उसका एक नाम सजेस्ट करना, तो उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट करे हैं, आप भी कुछ बेटा नाम सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? हालांकि देखो, हम लास्ट में भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से है, बट हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिड्यूस कर देंगे और उन क्वेश्चंस को यहां ले आएंगे। अगर आपके मन में बेटा उसके लिए कोई नाम है तो आप अपना नाम सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? हम कोई नया नाम रखेंगे, अच्छा नाम रखेंगे। किसी बच्चे का नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो हम बेटा वो नाम उस एक्सरसाइज के लिए रख लेंगे, ठीक है? तो आप बाद में सजेस्ट करना, बट ये मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्चुअली बेटा अभी बहुत सारे बैचेस में ऑक्यूपाइड हूं, तो मैं बहुत सारे बैचेस में ऑक्यूपाइड होने की वजह से मेरे पास थोड़ी समय की कमी है कि मैं ना आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे मैं बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहती हूं, बट मैं फुल एफर्ट्स करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर पाऊं और कोशिश करूंगी कि अगले सेशन से वो चीज आप लोगों के लिए लेके आऊं, ठीक है? पहले यहां तक कि एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें ताकि आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी मिले जो भी हमने अभी पढ़ा है। एक दो पॉइंट्स बेटा बचे हुए हैं, जो पॉइंट्स अभी हम कवर करेंगे आगे, ठीक है? यस, चलो लास्ट में बेटा लेक्चर के बाद बताना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला बेटा, एक वाली ये वाला मतलब मैं एनसीईआरटी का पेज खोल रही हूं, आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेटा जो भी पेज नंबर में है आप उसको पहले खोलिए। मैं ब्राइटनेस कम करती हूं, ठीक है? यस, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में लिखा हुआ है ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड जो है बेटा एक मीडियम है जो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम में आता है, ठीक है भाई? सही बात है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। आरबीसी से ट्रांसपोर्ट हुआ का क्या मतलब है बेटा, यहां पे आप लिख लो, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट हुआ का मतलब है हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ट्रांसपोर्ट हुआ, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके बेटा ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है? यस, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड आउट इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा से बेटा कितना प्रतिशत? प्लाज्मा से बेटा 3% बेटा ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है? प्लाज्मा से 3%, नियरली। अच्छा, ये CO2 के लिए दिया हुआ है, तो CO2 के लिए अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये CO2 वाला अभी हम नहीं करेंगे, जब CO2 वाला पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है? फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या कहा हुआ है बेटा, एक बारी देखो। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट है, क्योंकि आयरन कंटेनिंग होता है बेटा, इसीलिए तो भाई वो ब्लड को लाल रंग देता है, राइट? ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। मैंने आपको अभी भी बेटा बताया था कि नहीं कि रिवर्सिबल वे में बाइंड करता है, क्योंकि भाई लंग्स में तो वो बाइंड हो जाता है, बट टिश्यू में जाके उसे अलग भी तो होना है। जब तक वो अलग नहीं होगा बेटा, तब तक आपके टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होनी चाहिए, बाइंड भी हो सके, डिसोसिएट भी हो सके, बाइंड भी हो सके और अलग भी हो सके, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसलिए रिवर्सिबल वे में वो बाइंड करता है, ठीक है? टू फॉर्म, अच्छा, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है? Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 oxygen molecule. Each hemoglobin बेटा has maximum of 4 oxygen molecule. एक hemoglobin से 4 ऑक्सीजन बेटा मैक्सिमम बाइंड कर सकते हैं। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. ये वाली बात अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो ये वाली बात अभी मैं आपको बताऊंगी।
partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, temperature are other factors which can interfere with this binding. मेरी बात समझना बेटा, मैंने आपको एक बहुत छोटी सी लाइन में इसका मतलब समझाया था, बट ये अभी मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगी भी. मैंने आपसे क्या कहा था, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार है, दोनों की बाइंडिंग हो गई, पर भाई कोई और फैक्टर अगर आ गया तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जन्मों जन्म साथ रहेंगे. दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको अलग करा सकते हैं, जो इनकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन दो लोगों के बीच में बेटा जो प्रेम है वो उन दोनों लोगों पे डिपेंड करता है. भाई मेरे से आप लोगों को प्रेम है, मेरे को आप लोगों से प्रेम है, आपको मुझसे प्रेम है. किस पे डिपेंड कर रहा है? मेनली हम दोनों पे डिपेंड कर रहा है यार. आप कैसा पढ़ाई कर रहे हो, मैं कैसे एफर्ट्स कर रही हूं, कितना पढ़ा रही हूं, कैसा पढ़ा रही हूं, कितनी मेहनत कर रही हूं, आप कितना मेहनत कर रहे हो, हम दोनों पे प्राइमरीली बेटा डिपेंड करता है कि हमारी जो बाइंडिंग होगी वो कैसी होगी, हमारी जो बॉन्डिंग होगी, है ना. वैसे ही बेटा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है वो मेनली डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है. मेन फैक्टर जो इस चीज को डिसाइड करेगा कि भाई उनकी बाइंडिंग होनी चाहिए या वो दोनों अलग हो जाने चाहिए, वो इस बात पे डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन को कितना प्यार है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है. मेन तो बेटा वही डिसाइड करने वाला फैक्टर है. मेन तो अपन दोनों डिसाइड करेंगे ना, अदर फैक्टर्स तो बेटा बात की बात है. अब जैसे स्पैमर्स आ गए, पैमर्स आ गए, फलाना आ गए, ढिमकाना आ गए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा. ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड करेंगे या आप अलग हो जाएंगे, ये मेनली डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की बाइंडिंग ही क्यों होती है, टिश्यू में जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग क्यों हो जाता है मेरे बच्चे. एल्वियोलाई में बाइंडिंग और टिश्यू में जाके ये दोनों अलग हो गए, मेन डिपेंड किया कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है. भाई एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी बेटा आप क्या बोल रहे हो, जल्दी डिफ्यूज होके हीमोग्लोबिन से बाइंड करने लग जाता है. Yes, because there is a high partial pressure of oxygen in alveoli, but in tissue there is a low partial pressure of oxygen. और क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर टिश्यू में लो होता है, तभी तो बेटा वहां पे हीमोग्लोबिन उससे अलग हो जाती है. आप खुद सोच के देखो ना, 104 से 40 में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा था, अगर एल्वियोलाई में 104 नहीं होता तो कैसे डिसॉल्व होती बेटा वो, क्योंकि वहां पे इतना हाई पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, तो मजबूरन बेटा आपके हीमोग्लोबिन को, मजबूरन तो नहीं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से या हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना ही पड़ा. ये मैं लिखवाऊंगी अभी आपको, पर आपको बेटा ये बात चमकी या नहीं ये बताओ. यस, इतनी सी बात, बट इसका मतलब जो है बहुत गहरा है. तुम्हारी क्लास में इतने स्पैमर्स आ रहे हैं ना बेटा कि मन कर रहा है कि भैया चैट ऑफ कर दो, क्या करें यार. तो मेन फैक्टर बेटा जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को जिस पे डिपेंड करेगी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, इट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पर भाई वहां पे CO2 का क्या तापमान है, वहां हाइड्रोजन आयन की क्या कंसंट्रेशन है, वहां का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी बेटा उसकी बाइंडिंग को, उसके एसोसिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आगे अभी बताऊंगी आपको, बेटा अभी आपको आगे बताऊंगी. ये अभी लिखना मत, ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगी. ठीक है. अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. ठीक है, बोला कि भैया एक सिग्मॉइड कर्व आता है जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो MMHG, यस MMHG में तुमने बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिखा है और यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को लिखा है. तो तुमने बोला मैम एक सिग्मॉइड कर्व आता है, क्योंकि हमने बोला जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा मैम वैसे वैसे हीमोग्लोबिन सैचुरेट होती गई, लेकिन एक बियॉन्ड एक लेवल के बाद बेटा वो सैचुरेट नहीं हो सकती. एनसीईआरटी ने बेटा यहाँ दिखाया तो 100, बट आपको मैंने बताया कि 100% सैचुरेशन कभी भी नहीं होती है बेटा, कभी भी नहीं होती है. ठीक है, एक सिग्मॉइड कर्व आया. दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक
partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, etc. on the binding of oxygen with hemoglobin. बोला ये ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको ये वाला टॉपिक बच रहा है कि ये ग्राफ आपको ये हेल्प करेगा देखने में कि भाई अदर फैक्टर्स किस तरीके से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड जो ये कर रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, इसको किस तरीके से अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इस ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं. ठीक है. In alveoli where there is high PO2. In alveoli एक सेकंड बेटा, अभी करना पड़ेगा, रुक जाओ. हाँ, अभय प्रताप सिंह चौहान, ये बातें आप अपने माताश्री और पिताश्री को बोलिए. बैच मैनेजर को बोलो कि जो स्पैमिंग हो रही है उसको बंद करवाए, ब्लॉक करवाए बच्चों को. पीछे से कोई देखता भी है लेक्चर या नहीं देखता है? अरे भैया कैसे कैसे यार इंसान है जीवन में, पढ़ाने दो यार, पढ़ो और पढ़ाने दो. कैसी बातें करते हो यार, शर्म लिहाज कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं. ये वाली चीज बेटा अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, तो ये वाली चीज मैं अभी पढ़ाऊंगी. ठीक है. देखो एक लाइन लास्ट में लिखी हुई है, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition. NCERT की एक लाइन थी, NCERT ने इस एक लाइन को बेटा समझाने का बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लिया है. NCERT ने एक लाइन को समझाने का, ये 5 ml कहां से आया, 100 ml के लिए कैसे कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं बताया. वही बेसिक्स तो बेटा आप क्लास में करते हो, नहीं तो ये डेटा आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को. बट कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. अगर कंडीशन बदल दोगे तो ये बेटा डिलीवरी भी बदल जाएगी. बट आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ो. आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई? हमने पूरी कैलकुलेशन की है बेटा कि 100 ml ब्लड के पास मैम 20 ml ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये 20 ml ऑक्सीजन मैम हर वक्त इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसकी बात करते हैं कि 5 ml ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हैवी एक्सरसाइज होगा तो 15 ml डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यस. यहां तक बेटा एक थम्स अप दे दो अगर क्लियर हो गया तो. अब बेटा ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इस वाले पैराग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि आपकी एनसीईआरटी में बेटा ग्राफ की शिफ्टिंग नहीं दिखाई है. जब हम डिटेल में पढ़ाते थे पहले, तो बेटा जब पहले का सिलेबस भी अलग हुआ करता था तो हम ना ग्राफ की शिफ्टिंग बताते थे, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट. अब ना वो शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं एनसीईआरटी की भाषा में इसे लिखवाने की आपको कोशिश करूंगी. ठीक है. डन 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 बेटा. यस एवरीबॉडी. चलिए जी, क्या करे बेटा, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं बेटा, सारे लोग अपने दिल पे मत लेना. ठीक है. सारे लोगों को नहीं कह रही हूं, कुछ लोगों के लिए ही बेटा मन से ऐसा निकलता है. लिखो बेटा पॉइंट वाइज पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट बेटा नीचे लिखते जाओ. हमने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हमने लास्ट में नोट लिखा हुआ है ना. अब आप बेटा लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिखो बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिखो. ठीक है. चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन is primarily related to, is primarily का क्या मतलब होता है बेटा, प्राइमरीली का मतलब होता है मेनली रिलेटेड टू, प्राइमरीली का मतलब मेनली रिलेटेड टू, मेनली रिलेटेड टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन बाइंड करेगा या नहीं करेगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब मैं इस तुमसे समझाती हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बेटा एक और कोशिश मुझे करने दो। तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करेक्ट बात है। पर मैम तुम्हारे सिलेक्शन को, मतलब मैम हमारे सिलेक्शन को और भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है, जैसे हम कितना फोन चलाते हैं, हम क्लास में कितने अच्छे से बैठते हैं, हम कितने नोट्स बनाते हैं, हम कितने टेस्ट देते हैं, हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ये सारी चीजें बेटा ये डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर मेन ये फैक्टर जो सिलेक्शन को डिसाइड करता है वो तुम खुद, बाकी सारी तो बेटा अदर फैक्टर्स है। मोबाइल इज अ डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल इज अ डिस्ट्रैक्शन, दोस्त लोग इज अ डिस्ट्रैक्शन, बाहर जाके बेटा पार्टी करना इज अ डिस्ट्रैक्शन, ये सारे फैक्टर्स बेटा इंपैक्ट कर सकते हैं। बट मेन तुम्हारी जील कितनी है, तुम्हारी खुद की बेटा एफर्ट्स कितने हैं, मेन वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से होगी या नहीं होगी वो मेन डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है। बट बाकी सारे फैक्टर्स उस पर्टिकुलर जगह पे कैसे हैं, CO2 कैसा है, हाइड्रोजन आयन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं मैम उसके बाइंडिंग को इंपैक्ट कर सकते हैं। नीट 2022 या नीट 2023 में ये सवाल, 22 या 21 में ये सवाल आया हुआ है, 22 या 21 में बेटा ये सवाल आया हुआ है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कि ट्रू है या फॉल्स है। मैं कराऊंगी जब PYQ तब आप देखोगे, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में लिखते हैं, बट अदर फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा can affect its binding। बेटा मैं तुम्हें शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट नहीं बता रही हूं क्योंकि वो NCERT में नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रही हूं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तुम्हें बता रही हूं, जो शिफ्ट टू राइट और शिफ्ट टू लेफ्ट। बेटा अब तुम सोचना मत कि शिफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है मैम, ये आप क्या बोली जा रही हो, शिफ्ट टू लेफ्ट क्या शिफ्ट हो रहा है, तुम्हें वो करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, वो NCERT में नहीं दिया हुआ। ये चैट्स बिल्कुल रुक क्यों गई है, ये थोड़ी रोकना था, चैट्स क्यों रुक गई है बिल्कुल, ठीक है। तुम्हें सिर्फ जो NCERT बेस्ड कंटेंट है वो मैं तुम्हें बताती हूं, ठीक है, जो ये पैराग्राफ हमारा छूट गया था ना वो मैं तुम्हें बताती हूं। बेटा एक जगह पे अब देखो एक डब्बा बनाते हैं, इसी के नीचे एक डब्बा बनाते हैं इस चीज को समझने के लिए, इसी के नीचे बेटा एक डब्बा बनाते हैं। आप लोड नहीं लेना कि मैम तुमने आपने ये शिफ्ट टू लेफ्ट ये शिफ्ट टू राइट क्या बोल दिया मैम, बेटा जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जो चीज जरूरत है बेटा, जो तुम्हारे को सिलेक्शन तक पहुंचाएगी वो वाली चीज पढ़नी है, रिलेटेड तो उसी टॉपिक से है, बट बेटा आपका इसी में काम बन जाएगा, आई प्रॉमिस यू बेटा, इसी से काम बन जाएगा। भी NCERT भी रीड करा दूंगी, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो फालतू के बेटा टर्मिनोलॉजीज पे नहीं जाना, फालतू के टर्मिनोलॉजीज से लोड नहीं लेना, ठीक है। तो मैं यहां पे एक जगह पे लिख रही हूं बेटा क्या, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, आराम से समझो बेटा। और यहां पे मैं लिख रही हूं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। बेटा एक तो चीज तुम्हें खुद ही पता होगी, एसोसिएशन कहां लिखना है, सारी चीजें लिखनी है बेटा, बिल्कुल लिखनी है बेटा, बिल्कुल लिखनी है। बेटा एक चीज तो तुम्हें खुद ही समझ में आ रही है ना, हाँ कोमल बेटा मैं समझा रही हूं, कोमल ने पूछा मैम हाइड्रोजन आयन का क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा मैम, वो मैं अभी समझा रही हूं ना। आप पूछोगे मैम टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, बेटा मैं अभी पढ़ाऊंगी ना कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, है ना। बेटा एक चीज तो तुम्हें क्लियरली पता है ना, अगर मैं एसोसिएशन बोल रही हूं, एसोसिएशन यानी कि जुड़ना हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में, ये आपके टिश्यू में हो रहा होगा, ये आपके बेटा लंग्स में हो रहा होगा, क्या लगता है बेटा, ये कहां पे हो रहा होगा बेटा, क्या लगता है तुम्हें, इतनी सी तो बात तुम्हें पता है ऑलरेडी कि अगर मैं एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन की बात करूंगी
सो डेफिनेटली इट अकर्स इन दी एल्वियोलाई। ये तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, ये तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और अगर एल्वियोलाई या लंग्स, और मैम अगर डिसोसिएशन की बात करूंगी, अलग होने, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, जिनको हिंदी में थोड़ा सा लिखना है, टूटना। डिसोसिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब बेटा जुड़ना। हिंदी सही लिखी है मैंने, ठीक है। डिसोसिएशन क्या होगी बेटा, अकर्स एट द टिश्यूज। मैंने ऊपर की लाइन में क्या लिखा हुआ है बेटा, मैंने ऊपर की लाइन में ये लिखा हुआ है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। चाहे बाइंडिंग हो चाहे अनबाइंडिंग हो, डिसोसिएशन हो, मेन फैक्टर जो बेटा उसकी बाइंडिंग या उसके डिसोसिएशन को डिसाइड करता है वो है उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। बाकी सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे, अफेक्ट करेंगे, बट मेन कौन डिसाइड करता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो मैम एसोसिएशन ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन से हो रही है एल्वियोलाई पे, लंग्स में, वो कैसे हो रही है मैम एसोसिएशन। तो भाई वहां पे सबसे पहले कौन से फैक्टर को चेक कर, सबसे पहले मैम वहां पे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को चेक करो ना। वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये फेवर करता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मैम एसोसिएट हो जाए। और मैम टिश्यू पे जाते हैं तो यही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसीलिए वो डिसोसिएट करती है भाइयों और बहनों। क्या कहते हो, यस और नो, यस और नो, राइट। सोहम बेटा ये बिल्कुल है बेटा, सोहम अच्छे से नहीं पढ़ा तूने। मेडिजी में शिफ्ट टू राइट शिफ्ट टू लेफ्ट के नीचे लिखी हुई है ये बातें, ध्यान से पढ़। अच्छा सोहम तू बोल रहा है कि मेडिजी में है, ओ सॉरी मेरे को लगा तू कह रहा है मेडिजी में नहीं है। माय मिस्टेक, हमें माफ कर दीजिए, ठीक है, सॉरी। अच्छा सुनो, अब बेटा देखो, मेन तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही डिसाइड कर रहा है, मेन तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिसाइड कर रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं अब देखो ध्यान से। और ये मैं तुम्हें अभी समझा के जाऊंगी लास्ट के 2-3 मिनट्स में। मैम एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है लेस, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं लेस एल्वियोलाई में, और टेम्परेचर भी होता है लेस। ये सारे फैक्टर्स लेस कैसे होते हैं ये मैं अभी समझा रही हूं, ये सारे फैक्टर्स लेस कैसे होते हैं ये मैं अभी समझा रही हूं, ठीक है। और बेटा यहां पे आप देखोगे CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ज्यादा, हाइड्रोजन आयन होता है ज्यादा, और टेम्परेचर भी होता है ज्यादा। ये अदर फैक्टर्स है बेटा जिनकी वजह से एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है, पर ये बेटा ज्यादा या कम कैसे हैं ये वाली बात मुझे आपको समझानी है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने जा रही हूं। प्रिंस बेटा धन्यवाद, ठीक है। मैं आपको अभी समझाती हूं बेटा। ऑक्सीजन वाला तो समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन वाला तो समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा कहां पे कम। पर CO2 यहां पे कम कैसे हुई, हाइड्रोजन यहां पे कम कैसे हुआ, टेम्परेचर यहां कम क्यों है। वैसे ही बेटा टिश्यू में CO2 ज्यादा कैसे है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा कैसे है, टेम्परेचर ज्यादा कैसे है, ये चीज मैं आपको समझा देती हूं, फिर हम बेटा लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। आपने ये वाली चीज नोट कर ली है। मेरे आज गला ना बिल्कुल समझा दूं आपको ना, मैं वर्बली समझा सकती हूं, वर्बली ऐसे बिना कुछ बनाए। आप खुद जानते हैं, आपके पास वो शक्तियां हैं बेटा, मैंने कहा था ना आप खुद जानते हैं, मैं बस आपको सपोर्ट करूंगी। देखो तुम सिर्फ ये वाली चीज याद रखो, बाकी सारी बेटा तुम्हें ऑटोमेटिकली, ये वाली एकदम अपोजिट होती है। मैं इन फैक्टर्स को तुम्हें समझाने जा रही हूं। आर यू गाइज रेडी, आर यू गाइज रेडी। आप खुद से अभी समझेंगे। देखो मैम टिश्यू में मैं इसको समझाती हूं, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। देखो ना, यहां ऑक्सीजन ज्यादा यहां ऑक्सीजन कम, यहां CO2 कम यहां CO2 ज्यादा, यहां हाइड्रोजन कम यहां हाइड्रोजन ज्यादा, यहां टेम्परेचर कम यहां टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। देखो
टिश्यू वाली साइट पे जाके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। कैसे डिसोसिएट करते हैं? क्योंकि टिश्यू वाली साइट पे तुमने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस होता है। CO2 हाई तो होगा ही ना बेटा। टिश्यू में जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है तो बेटा आप पहली रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे हो, एटीपी बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है या नहीं, ये बता दो मुझे। बन रहा है कि नहीं? CO2 बन रहा है कि नहीं बेटा वहां पे? हाँ या ना? CO2 बन रहा है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म कर रहे हो यार, यूटिलाइज कर रहे हो, एटीपी प्रोडक्शन कर रहे हो, CO2 टिश्यू में बढ़ रहा है या नहीं? यस। ऑटोमेटिकली समझ में आया कि ऑक्सीजन वहां पे कम था, लेकिन टिश्यू भैया उस ऑक्सीजन को यूज करती है। जब जितना भी बेटा उसके पास ऑक्सीजन आता है तो वो मैम उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बनाती है। तो भैया CO2 तो ज्यादा होगा। और बेटा जब मैं आपको CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी ना, जब मैं आपको CO2 का ट्रांसपोर्ट की CO2 कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, आप अभी बनाना मत इस चीज को जो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूं, ठीक है? लेकिन कल की अगली जो भी क्लास होगी ना उसमें जब मैं आपको बताऊंगी CO2 का ट्रांसपोर्ट, तो आप समझोगे जहां पे भी CO2 ज्यादा होती है ना बेटा, जहां पे भी CO2 ज्यादा होती है, अरे भाई जहां पे भी CO2 ज्यादा होती है वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, और जहां पे भी CO2 कम होती है वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं। मैं आपको आज एक छोटा सा ट्रेलर देके जा रही हूं, पर अगली क्लास में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जहां CO2 ज्यादा होती है वहां हाइड्रोजन कैसे ज्यादा हो गई मैम? वहां ऐसे ज्यादा होती है बेटा कि ये जो CO2 बनती है ना टिश्यूज में, वो CO2 टिश्यू से बनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। आप खुद ही पढ़ते हो ना बेटा, CO2 45 से 40 में गई सिस्टमिक कैपिलरी में, ब्लड में जाके ये क्या कर रही होती है? ब्लड में जाके आरबीसी के अंदर ये रिएक्शन चलाती है। अभी सिर्फ ट्रेलर है बेटा, पूरी रिएक्शन तुम्हें मैं समझाऊंगी। ये CO2 जो होती है ना बेटा, ये टिश्यू से क्या करती है? ये बनती तो टिश्यू में है, इसीलिए CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और टिश्यू से बेटा ये आगे जाके ब्लड में डिसॉल्व होने जाती है। CO2 का भी तो ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे ये ब्लड में जाने के बाद ना बेटा, इसे आपको बिल्कुल नहीं बनाना, बिल्कुल भी मत बनाओ, मैं पूरा समझाऊंगी आपको आगे। ये CO2 बेटा ये वाली रिएक्शन चलाती है, H2CO3, और ये डिसोसिएट करके बनाती है H+ और बाइकार्बोनेट। ये मैं पूरा आपको समझाऊंगी। जहां CO2 ज्यादा वहां पे वो भाई साहब ये वाली रिएक्शन चलाएगी, और इसीलिए वहां पे बेटा हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा हो जाते हैं। ये बात सबको चमकी? आंख बंद करके तुम बता सकते हो बेटा कि टिश्यू में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन करा रहे हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन करा रहे हैं एल्वियोलाई में। तो टिश्यू में ऑटोमेटिकली पता है मैम, वहां तो ऑक्सीजन कम होता है, वहां तो ऑक्सीजन टिश्यूज में कम है ना। यस, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, बट मैम वहां CO2 ज्यादा बन रही होती है, और मैम ने बताया जहां CO2 ज्यादा वहां पे बेटा ये वाली रिएक्शन चलेगी, हाइड्रोजन भी ज्यादा। और बेटा टिश्यू क्या कर रही है? काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है बेटा, तुम्हारा रिएक्शंस चल रही है, तो ऑटोमेटिकली सही बात है कि भैया वहां का टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा ना बालकों, वहां टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर्स ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप करा रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट फैक्टर्स होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है बट CO2 कम है वहां पे ओवरऑल। जहां CO2 कम है मैम वहां हाइड्रोजन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। आप खुद सोच के देखो ना बेटा, कितनी इजी सी बात थी, और यही चीज बेटा आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। आप चाहो तो इसे पढ़ के आना बेटा, आपको ये फैक्टर समझ में आए, आप आंख बंद करके भी ये फैक्टर्स को बेटा खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। जो ये वाले फैक्टर्स है बेटा, बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट से, बहुत आराम से मैं कोशिश करती हूं कि ना 10 बार रिपीट करूं, बट तुम्हारे ना यहां सेट करके जाऊं इसे। मैं एफर्ट्स करने की पूरी कोशिश कर रही हूं, बट बेटा तुम्हारी तरफ से भी बेटा बाइंडिंग तभी होगी, बाइंडिंग सिलेक्शन तभी होगा,
एफर्ट्स आपकी तरफ से पूरे चाहिए। एक बार घर जाके बेटा, क्योंकि ये तगड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, एक बार घर जाके यार एक बार देख डालो ना वापस से, 2x की स्पीड पे देख डालो, 1.5 की स्पीड पे देख डालो, एक बार देखो, 2 बार देखो, जो चीज समझ नहीं आ रही है वापस रिपीट करके देखो। बाकी हम बेटा रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे। यस, ये वाली चीज मैं होमवर्क में देके जा रही हूं, थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग करके आना। ये सारे फैक्टर्स बेटा मैंने आपको लिखाए हैं कि लंग्स पे एसोसिएशन कैसे होती है, टिश्यू पे डिसोसिएशन कैसे होती है। ठीक है, और बेटा सैटरडे को तुम्हारी क्लासेस होती हैं क्या? मैं सोच रही हूं कि तुम्हारा एक छोटा सा सेशन रखूं, 1, सवा 1, 1.5 घंटे का मैं रख सकती हूं क्या? क्योंकि मैं ऑलरेडी यकीन बैच की क्लास लेने के लिए आ रही हूं उस दिन, तो मैं यकीन बैच की क्लास लेने आ रही हूं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी भी क्लास ले लेती हूं। मैं रख सकती हूँ 1 घंटे का सेशन आपकी परमिशन से। सैटरडे क्लास होती है क्या अर्जुना की? मुझे नहीं पता है एक्चुअली। क्या मैं एक छोटा सा सेशन बेटा, थोड़ी और ना एफर्ट्स करेंगे यार, साथ में पढ़ाई करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे। हाँ होती है, मैं एक बारी ना चेक कर लूंगी तुम्हारा शेड्यूल, एक बारी मैं तुम्हारा शेड्यूल चेक कर लूंगी। अगर टाइम अलाउ करता है तो 1 घंटे का, अगर तुम्हारा सेशन होता है ना तो मैं सिर्फ 1 घंटे का सेशन रखने की कोशिश करूंगी अगर पॉसिबल है। अगर तुम्हारे ऑलरेडी सेशन होते हैं तब तो बेटा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर सेशन नहीं होते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 घंटे का सेशन रखूं। और जो भी होगा ना बेटा उसकी अनाउंसमेंट तुम्हारे कम्युनिटी वो हो जाता है ना, अनाउंसमेंट सेक्शन पे आ जाता है तुम्हारा जो अनाउंसमेंट होगा। और वरना मैं इस लेक्चर में वॉइस पिन भी कर दूंगी कि अगर मैं कोई लेक्चर रख रही हूं बेटा, बहुत छोटा सा लेक्चर रखेंगे, ठीक है, 1 घंटे का ही लेक्चर रखेंगे, उसके ज्यादा का नहीं रखेंगे। तो अगर होगी मॉर्निंग में ही, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मॉर्निंग में रखूं, ठीक है। तो आई विल ट्राई, आपके शेड्यूल को देख के हम करेंगे, ठीक है, शेड्यूल को देख के करेंगे। आप मुझे बेटा आज होमवर्क कुछ भी नहीं है इसके अलावा, आप इसी को बेटा बहुत बढ़िया तगड़े टॉपिक पढ़े हैं, मेरा गला भी बेटा बहुत ज्यादा बैंड बज गई है। आप लोग इसे जरूर पढ़ के आइए, जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा बेटा वो आपको मिल जाएगा आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए यार, आपकी पता नहीं क्लास में स्पैमिंग कब रुकेगी, और कोई बात नहीं, वो सब बेटा आता जाता रहेगा, लेकिन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, जब आप सिलेक्ट होंगे इस बैच से आगे जाके लक्ष्य में पढ़ेंगे, और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो बेटा उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जिसको अब्यूजिव होना है, जिसको स्पैमिंग करनी है वो तो करता रहेगा बेटा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम बेटा थोड़े ना अभी मैं चाह रही हूँ थोड़े और ना हम और मजेदार बेटा चीजें लेके आए आपके लिए, और आप उसको और ज्यादा बेटा अच्छी तरीके से पढ़ो, तो म्यूचुअल एफर्ट्स लगेंगे, वो चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, यस, तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मैं एक तो बेटा गला बैंड बजी हूं, ऊपर से ऊंचे गाने गा रही हूं, ठीक है। चलो यार, टाटा बाय बाय, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं बेटा या तो सैटरडे या तो मंडे, जैसा भी होगा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, थैंक यू।